एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा का परिचय। यानी कि इससे संबंधित अपनी कंप्लीट नोट्स होने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बाद में जानेंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। कल हमने हिंदी व्याकरण की इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में जाना था। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा का परिचय, उसके बारे में जानेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंकिंग, सीटेट, टेट और स्टेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी भाषा का परिचय जान लेते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों का आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे को पहुंचाते हैं और उनके विचार अपने तक आने देते हैं। तो इन सभी विचारों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? इन सभी विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो विचारों और भावों को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम भाषा कहलाती है। यानी कि विचारों और भावों को सबसे अच्छा जो व्यक्त करने का माध्यम होता है उसी को भाषा क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। भाषा के प्रकार। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा कितने प्रकार की होती है? पहली होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का मतलब होता है कि जो बोलकर व्यक्त की जाए, यानी कि जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाए या बोलकर समझाया जाए उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक का पढ़ाना, या शिक्षक आप लोगों को बोलकर पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। इसके बाद लिखित भाषा, दूसरी जो है वो लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहा जाता है? तो जो लिखकर व्यक्त की जाती है उसको लिखित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो लिखकर व्यक्त की जाती है या लिखकर व्यक्त किया जाए उसको लिखित भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक, समाचार पत्र। जैसे कि पुस्तक में कुछ लिखा होता है या समाचार पत्र में लिखा होता है तो उसको लिखित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको लिखित भाषा कहा जाता है। और तीसरी जो होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। संकेतों द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हो गया, मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा, और जो हम अपने यहाँ इशारों से बुलाते हैं, इशारा करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। हिंदी का विकास। तो हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है वह भी जान लेते हैं। तो हिंदी भारतीय भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा की भाषा है। कौन सी है? हिंदी भारतीय भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा की भाषा है। इसका विकास क्रम क्या है? तो इसका विकास क्रम कहाँ से हुआ? पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक और प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद यह भाषा बनी है हिंदी। तो पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। इसके बाद जाकर आपकी हिंदी भाषा बनी है। उदाहरण क्या है? तो भाषा का उदाहरण क्या है? तो वह है संस्कृत जलम। संस्कृत भाषा का होता है जलम। पाली में इसको कहा जाता है जल, और प्राकृतिक भाषा में भी इसको कहा जाता है जल, और अपभ्रंश में कहा जाता है जट, और हिंदी में कहा जाता है इसको जल। आधुनिक हिंदी के प्रमुख रूप। तो आधुनिक हिंदी के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं? तो पहली होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली को मानक हिंदी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी होती है ब्रज, तीसरी होती है अवधी, और चौथी होती है भोजपुरी, और पाँचवीं होती है बुंदेली, और छवीं होती है आपकी बाघेली, और सातवीं होती है हरियाणवी, आठवीं होती है राजस्थानी आदि। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो आधुनिक मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। यानी कि जो आधुनिक भाषा की मानक है
यानी कि वर्तमान युग की जो मानक है, मानक भाषा है, वह खड़ी बोली है। जो हिंदी की मानक भाषा है वह कौन सी है? तो वह खड़ी बोली है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो होती है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? बाएं, दाहिने से बाएं लिखी जाती है, उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243 जो है वह संघ की राजभाषा हिंदी से संबंधित है। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वह संघ की राजभाषा हिंदी से संबंधित है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद जो 343 है उसमें राजभाषा हिंदी के बारे में वर्णन मिलता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, यानी कि हिंदी की कौन सी लिपि है? तो वह देवनागरी लिपि है। लिपि क्या है? जिस माध्यम से भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जिस तरीके से लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जिस तरीके से लिखा जाता है उसे उस भाषा की लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। उदाहरण जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वह भी जान लेते हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, वैज्ञानिक लिपि, इसको वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, और ध्वन्यात्मक लिपि भी इसी को कहा जाता है। जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, यानी कि हम जैसा बोलते हैं इसमें वैसा ही लिखते हैं। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर लिपि कहा है इसको, तो लिपि ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिपि ही लिखेंगे। और लिपि ही इसको पढ़ेंगे, और लिपि इसको लिखेंगे, और लिपि इसको बोलेंगे। तो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि बाएं से इसको दाएं ऐसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं इसको लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण का होता है एक निश्चित उच्चारण होता है। उदाहरण के लिए राम सीता भरत, तो राम सीता भरत इसका एक निश्चित उदाहरण है। अगला जो मुख्य बिंदु है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला में क्या है? तो वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या कहलाते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाएं, यानी कि उसके खंड ना किए जाएं, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहा जाता है? जब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जब वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा जाता है तो उसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? तो पहला होता है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी भी अक्षर या वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हिंदी के स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी के 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कहाँ कहाँ से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उदाहरण, आ से क्या होता है? तो आ से अनार, वो आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख। मतलब कि ये इस चीज़ के उदाहरण दिए गए हैं कि जहाँ भी स्वर का प्रयोग किया जाएगा वह अपना अर्थ स्वयं निकालते हैं। उनका अर्थ प्रकट करने के लिए उन्हें किसी भी वर्ण या अक्षर की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि यहाँ से ऊ से उल्लू लिखा है तो ऊ का ऊ पूरा उच्चारण आ रहा है। ऊ से जैसे ऊन लिखा है तो ऊ का उच्चारण अलग आ रहा है। इसके बाद ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जो छोटे होते हैं। छोटे जो स्वर होते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर, जिनको छोटे स्वर कहा जाता है। उदाहरण, इधर, उधर, ये मतलब जिनमें छोटे छोटे स्वरों का यूज किया जाता है उनको ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। तो दीर्घ स्वर या बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये होते हैं क्या? तो ये होते हैं बड़े स्वर। उदाहरण जैसे कि आम हो गया, ऊन हो गया, औरत, व्यंजन, तो ये इनके उदाहरण हो गए।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, यानी कि जिन जिन मतलब कि व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से यानी कि स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। 33 कौन कौन सी होती है, का से लेकर कहाँ तक होता है, हा तक। का से लेकर हा तक कौन कौन से होते हैं, ये 33 होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन यानी व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक, का से लेकर जो माँ तक होते हैं, जो 25 होते हैं, जो 25 स्वर होते हैं का से लेकर माँ तक, उनको अंतस्थ क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और बा। कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और बा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो वो होती हैं सा, सा और हा, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छात्रा और ज्ञा, छात्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 प्रकार के 4 होते हैं। कौन से होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद जैसे कि उदाहरण क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञान। इसके बाद अगला जो है वो है अनुस्वार। तो जो अंग की बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे उदाहरण अंगूर, संसार। मतलब कि जो अंग की बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है, और जो आहा की बिंदी होती है यानी कि अनुनासिक कहा जाता है। आहा नहीं, मतलब जो चंद बिंदी होती है उसको अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। उदाहरण जैसे माँ, चांद। इसके बाद विसर्ग। तो विसर्ग कहा जाता है जो आहा की बिंदी होती है उसको विसर्ग कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण दुख, प्रातः। ये हो गए क्या उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे कि राम। तो रा प्लस आ प्लस माँ, राम। का प्लस माँ प्लस ले, कमल। विद्या प्लस अलय, क्या हो गया, विद्यालय। ज्ञान, ज्ञा प्लस आ प्लस ना, तो ये हो गया ज्ञान। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वह जान लेते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो यह भारोपीय इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। आधुनिक हिंदी का आधार कौन सा है, तो आधुनिक हिंदी का आधार है खड़ी बोली, और हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। संघ की राजभाषा वो कौन सी है, तो वो है हिंदी। और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है, तो वो दिया गया है 343 अनुच्छेद में। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, और व्यंजन होते हैं 33। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला और बा। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और हा, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा और ज्ञा। कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा और ज्ञा। और ह्रस्व स्वर होते हैं आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसी, यानी कि जो छोटे स्वर होते हैं उनको ह्रस्व बोला जाता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको दीर्घ ही बोला जाता है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। कौन होते हैं, दीर्घ स्वर। वन लाइनर डिवीजन देख लेते हैं। तो भाषा किसे कहा जाता है, जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। हिंदी जो है वो इंडो आर्यन ग्रीक भाषा है। कौन सी है, इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। वो आधुनिक हिंदी का जो आधार है वह है खड़ी बोली, और हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और वर्ण कौन सा है, तो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, उसको वर्ण कहते हैं। स्वर होती हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला और बा। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा और हा। संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा और ज्ञा। और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी का वर्णन मिलता है। किसका, संघ की राजभाषा हिंदी का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंकिंग, सी टेट और स्टेट एग्ज़ाम सभी
कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है। तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो कहलाता है उसको भाषा कहती हैं। क्या कहती हैं? भाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भाषा जो है ये किस भाषा परिवार की भाषा है। तो यह है भारतीय इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। कौन सी? भारतीय इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि आधुनिक मानक हिंदी का आधार, यानी कि आधुनिक मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है। तो आधुनिक मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है। तो वह है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है। तो वह देवनागरी लिपि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संघ की राजभाषा हिंदी का जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 343 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 343, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भाषा को लिखने के माध्यम को क्या कहते हैं। तो भाषा को लिखने के माध्यम को क्या कहा जाता है। तो इसको लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो मानी जाती है वो 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 11, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है कि जो छोटा होगा वही होगा ह्रस्व। तो इसमें छोटा ऊ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इनमें से जो दीर्घ स्वर है वो कौन सा है। तो वो है ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या मानी जाती है वह 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जो निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है वह कौन सा है। तो इनमें से जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन सा है। तो वो है या। कौन से? या। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? 4 होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन है सा। कौन सा है? सा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4। ये वाला सा होता है और एक ये वाला सा होता है और इसके बाद एक ये वाला हा होता है। कौन सा होता है? ये वाला हा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ज्ञानी जो है, मतलब कि ज्ञा जो है ये किस प्रकार का व्यंजन है। तो ज्ञा जो है
यह संयुक्त व्यंजन है। कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि हिंदी का विकास क्रम में सही क्रम कौन सा है। तो हिंदी का जो विकास क्रम है वह कौन सा सही है, वह देखेंगे। तो हिंदी का जो विकास क्रम में सही क्रम है वह कौन सा है, तो वह है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि माँ शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है। तो माँ शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है, तो वो कौन सा है, तो वो है अनुनासिक। चंद बिंदी को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि दुख शब्द में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है। तो दुख शब्द में जो है वह कौन सा है, तो वह कौन सा है, वो है अनुस्वार। कौन सा है? अनुस्वार नहीं, विसर्ग। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा है? विसर्ग। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि निम्न में से कौन सी बोली आधुनिक मानक हिंदी का आधार नहीं है। तो आधुनिक हिंदी का जो आधार नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो वह खड़ी बोली ही आधार है, बाकी आधार नहीं है। इनमें से जो है वो खड़ी बोली ही आधार है, बाकी जो ये खड़ी बोली अवधि ये सब ये आधार नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।